नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आईएसआई के इशारे पर पंजाब में आतंकवाद की आग लगाने की कोशिश में लगा अमृतपाल सिंह 72 घंटे के जबरदस्त हंटिंग ऑपरेशन के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि 80,000 पुलिस वाले मिलकर एक शख्स को न पकड़ पाए। अदालत ने साफ साफ कहा कि अमृतपाल सिंह के भागने को लेकर पुलिस जो कहानी बता रही है उस पर यकीन करना मुश्किल है। अदालत की सख्ती के बाद अब पंजाब पुलिस पर अमृतपाल सिंह को जल्दी से जल्दी पकड़ने का प्रेशर और बढ़ गया है। पंजाब पुलिस ने इसके बाद एक्शन और तेज कर दिया। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए लगा दिया गया है। अमृतपाल सिंह को भागने में मदद करने वाले 4 लोग पकड़ लिए गए हैं। जिस गाड़ी से अमृतपाल सिंह पुलिस को चकमा देकर भागा था, उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन पुलिस अब तक अमृतपाल सिंह तक नहीं पहुंच पाई है। अमृतपाल जालंधर से कैसे भागा, मर्सिडीज छोड़कर ब्रेजा गाड़ी में बैठकर कहां गया, उसे शाहपुर से गुरुद्वारे तक कौन ले गया, फिर मोटरसाइकिलों का इंतजाम कैसे हुआ, किसने अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को बाइक्स प्रोवाइड करवाई, भेस बदलकर अमृतपाल बाइक पर बैठकर किस दिशा में गया, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास है, कुछ डिटेल मेरे पास है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अमृतपाल सिंह के फाइनेंसर को किन किन देशों से फंडिंग हुई, हवाला के जरिए और कंपनियों के जरिए 35 करोड़ का ट्रांजैक्शन कैसे और कहां हुआ, इसकी डिटेल भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमृतपाल सिंह कहां छुपा है। इस सवाल पर पुलिस का क्या कहना है। हाईकोर्ट में फजीयत के बाद अब पंजाब पुलिस एक्शन में है। हर उस इलाके में अमृतपाल सिंह की तलाश की जा रही है जिससे अमृतपाल के भागने की आशंका है। पुलिस ने पूरे रोड के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। सीसीटीवी से पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। सबसे पहले जालंधर में शाहकोट टोल की तस्वीरें मिली जिसमें अमृतपाल की 5 गाड़ियों का काफिला वापस जाता हुआ दिखाई दिया। इसमें एक फोर्ड एंडेवर की गाड़ी है। उसकी अगली सीट पर अमृतपाल आगे बैठा हुआ नजर आ रहा है। इससे यह तो क्लियर हो गया कि पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल ने गाड़ी चेंज की। पहले वो मर्सिडीज में सवार था और वो वापस फोर्ड एंडेवर में भागा। उसके कुछ दूरी पर जाने के बाद अमृतपाल ने फिर गाड़ी बदली। उसने ब्रेजा गाड़ी का इस्तेमाल किया। ब्रेजा गाड़ी में बैठकर वो अलग रास्ते से भागा, जबकि बाकी 4 गाड़ियां दूसरे रूट पर चली गई। इस गाड़ी से अमृतपाल शाहकोट के नंगल अंबिया गांव के गुरुद्वारे में गया। पुलिस ने यह गाड़ी लावारिस हालत में गुरुद्वारे के पास से बरामद कर ली है। इस गाड़ी में खालिस्तान के प्लान से जुड़े कुछ दस्तावेज और कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अमृतपाल सिंह ने नंगला अंबिया के गुरुद्वारे में खाना खाया, वहीं पर उसने कपड़े बदले, उसने पैंट शर्ट और पिंक कलर की पगड़ी पहनी। इसके बाद यहीं पर बाइक्स का इंतजाम किया गया। पता यह लगा कि सुखवीर और गौरव नाम के 2 व्यक्तियों ने अमृतपाल सिंह को 2 बाइक्स प्रोवाइड की। इन बाइक्स पर अमृतपाल अपने 5 साथियों के साथ फरार हुआ। पता यह भी लगा कि अमृतपाल और उसके साथी पहले नंगला अंबिया गांव में गए। गांव के सरपंच को गन पॉइंट पर लिया, गांव में शेल्टर दिलाने को कहा, लेकिन जब उन्हें यह लगा कि गांव में रुकना सुरक्षित नहीं होगा तो अमृतपाल और उसके साथी वहां से गायब हो गए। पुलिस ने सुखदीप और गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। सुखदीप सिंह गाड़ियों के नंबर प्लेट की दुकान चलाता है। पुलिस ने सुखदीप और गौरव के पास से वो बैग भी बरामद किया जो अमृतपाल इन लोगों को देकर भागा था। इस बैग में अमृतपाल के कपड़े और कुछ दूसरी चीजें मिली हैं। पुलिस ने अमृतपाल सिंह को भागने में मदद करने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है इन लोगों से अहम सुराग मिले हैं जो अमृतपाल सिंह को पकड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। सरपंच मनप्रीत सिंह, उसकी स्टेटमेंट पे एफआईआर दर्ज की है कि 2 लोग, जो एक हरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह, उसने ये एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने गन पॉइंट पे उसको रखा था और उसके बाद ये लोग जो है पुलिस ने अरेस्ट किए इस केस में, क्योंकि इनको शेल्टर देने के लिए कोई तैयार नहीं था।
तो उनके उसके एलिगेशन है कि उन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुझे रखा हुआ था। सरपंच मनप्रीत सिंह है और जो अक्यूज्ड है दो, एक हरजीत सिंह है, एक हरप्रीत सिंह है, दो अक्यूज्ड है इसमें। दूसरा जो अहम इसमें जो सुराग लगा है कि 4 अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना, गुरदीप सिंह एलियस दीपा, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी और गुरपेज सिंह एलियस पेजा। ये 4 वो अक्यूज्ड हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहां से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, दंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहां पे गए, वहां पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहां से। जैसे ही कोई अक्यूज किसी केस में वांटेड होता है तो उसकी हम बहुत सारी पिक्चर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो पिक्चर्स हम रिलीज करते हैं। तो अमृतपाल की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अलग अलग अटायर में है, अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं, वो हम लोग अभी रिलीज कर रहे हैं। वो पिक्चर्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्प्ले की जाए ताकि लोग इसको अरेस्ट करवाने में हमारी मदद कर सकें इस केस में। पंजाब पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। पहली तो अमृतपाल सिंह को पकड़ना और दूसरी अमृतपाल सिंह के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मददगारों पर काबू पाना। अब तक की जांच में पता लगा कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों से अमृतपाल सिंह को फंडिंग हुई। पिछले 7 महीने में अमृतपाल सिंह को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रूट से 35 करोड़ रुपए भेजे गए। पता यह लगा कि अमृतपाल सिंह के नेटवर्क को फैलाने, हथियार और दूसरे साजो सामान का इंतजाम करने के लिए पैसे का इंतजाम उसका साथी दलजीत सिंह कलसी करता था। कलसी अब पुलिस की गिरफ्त में है, उसे डिब्रूगढ़ की जेल में रखा गया है। जानकारी यह मिली कि एनआईए की 8 टीमें पंजाब में अमृतपाल सिंह के नेटवर्क को खंगालने के लिए पहुंच चुकी हैं। अमृतपाल सिंह के 458 करीबी लोगों की पहचान की गई है। जालंधर, नवाशहर और होशियारपुर की 6 फाइनेंस कंपनियों की पहचान कर ली गई है जिनके जरिए अमृतपाल सिंह की मदद के लिए विदेशों से पैसा आया। इसी पैसे से अमृतपाल सिंह ने गाड़ियां खरीदी, 33 बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदी, पंजाब में बड़े बड़े प्रोग्राम किए। पुलिस को ऐसे 23 फोन नंबर मिले हैं जिनसे अमृतपाल सिंह लगातार संपर्क में रहता था। पुलिस को हथियार भी मिले हैं। अमृतपाल सिंह जिन गाड़ियों से भागा वो गाड़ियां भी मिल गई हैं। सारे रास्ते की पूरी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। जिन लोगों की मदद से अमृतपाल भागा वो लोग भी पकड़े गए हैं, लेकिन सिर्फ अमृतपाल पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। इसी बात पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हैरानी जाहिर की। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के जिन साथियों को अरेस्ट किया है उनमें सबसे अहम है दलजीत सिंह कलसी। पंजाबी फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर चुका दलजीत सिंह कलसी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि आईएसआई और अमृतपाल सिंह के बीच वो लिंक का काम करता था। अमृतपाल के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी कलसी के पास थी। अमृतसर के रहने वाले दलजीत सिंह कलसी के अलग अलग देशों में पाकिस्तान के कौंसुलेट के अफसरों के साथ कनेक्शन थे। विदेशों से फंडिंग जुटाने के लिए उसने स्टर्लिंग इंडिया एजेंसी नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी के जरिए वो अब तक 35 करोड़ रुपए मंगवा चुका था और इस रकम का बड़ा हिस्सा अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब डे पर खर्च हुआ। कलसी के पास से 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं जिनमें कुछ आईएसआई एजेंट्स के नंबर भी हैं। आज पंजाब पुलिस के आईजी से कलसी को लेकर कई सवाल पूछे गए। उन्होंने माना कि अमृतपाल सिंह को विदेश से फंडिंग होती थी। अभी इस मामले में दलजीत सिंह कलसी से और पूछताछ होनी बाकी है। जितना हमारे पास आज तक एविडेंस आया है उससे देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, क्योंकि फंड्स जो हैं, जैसे गाड़ियां जो हैं, 5 गाड़ियां हैं इनके पास, वो सारी गाड़ियां उन लोगों के नाम पे है जिन लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थी। दूसरा है कि इनके जो जितने भी आज तक फाइनेंसेस वेरीफाई हुए हैं उनके कोई रिलायबल क्रेडिटेबल सोर्सेज नहीं है
तो उससे हमें डाउट है कि इसकी जो फंडिंग है वो फॉरेन फंडिंग थी एंड दैट पार्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, उसमें भी और टाइम लगेगा। तो आपने कल्प्री को गिरफ्तार किया है, क्या उसके फंडिंग के क्या सबूत कुछ मिले सर? वो अभी हम उसको इंटेरोगेट पंजाब पुलिस का करना अभी बाकी है। तो करेंगे सर को इनको मैं वही कह रहा हूँ, जब उसको करेंगे तब ये सारी चीजें सामने आएंगी। आईएस से इसके कोई कनेक्शन अभी तक रिवील हुए? मैं कह रहा हूँ जी ये प्राइमरी जो एविडेंस है दैट एस्टेब्लिशेस के है, तो वो बाकी जो है एविडेंस, एग्जैक्ट कंक्रीट एविडेंस है, वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। पुलिस अब तक अमृतपाल सिंह के 154 साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अमृतपाल को अरेस्ट करने की चुनौती के साथ साथ पंजाब पुलिस के सामने एक और बड़ी मुश्किल यह है कि अमृतपाल सिंह को लेकर अफवाहें फैलने की आशंका है। आज दोपहर तक तो पंजाब में इंटरनेट बंद था, लेकिन आज कुछ इलाकों को छोड़कर पंजाब में इंटरनेट बहाल कर दिया गया। तरन तारण, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, अजनाला, मोहाली और एसएएस नगर के कुछ इलाकों में इंटरनेट 23 मार्च तक बंद रहेगा। पंजाब में इंटरनेट सर्विस से शुरू हो गई है, लेकिन पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने अमृतपाल सिंह को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। एहतियात के तौर पर पंजाब के कई शहरों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्लैग मार्च कर रही है। आज पंजाब के खन्ना शहर से पुलिस ने अमृतपाल के 4 सपोर्टर्स को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग हाईवे ब्लॉक करने के लिए लोगों को भड़का रहे थे। 4 व्यक्तियों ते प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। हमें मिले इनपुट के बाद हमने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अमृतपाल सिंह और उनके साथियों पर एक्शन और गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए अन्य लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। हाईवे को ब्लॉक करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन हमने ऐसा होने से पहले ही इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कानून व्यवस्था और अमन शांति को बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। अगर कोई गड़बड़ी की कोशिश करेगा तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। अच्छी बात है कि पंजाब में हालात कंट्रोल में है, शांति है, किसी तरह की कोई गड़बड़ की आशंका नहीं है। लेकिन अमृतपाल सिंह को लेकर सियासत अब शुरू हुई है। आज अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक्शन को लेकर पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बोले। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में जो भी गड़बड़ी की कोशिश करेगा, जो भी पंजाब के अमन चैन पर बुरी नजर डालेगा, उसके साथ किसी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पंजाब के लोगों की अमन शांति और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नजर डाले तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करते। इतिहास गवाह है, जिसने भी पंजाब के सोशल भाईचारक सांझ को, जिसने भी पंजाब की अमन शांति को तोड़ने की रत्ती भर भी कोशिश की, तो पंजाबियों ने उसका मुंह तोड़ना जवाब दिया। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। जो लोग बुरी कंपनी में, बुरी संगत में फंस के पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे, वो भी गलत है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांति को तोड़ने का, ये आपकी गलतफहमी होगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान की तारीफ की। केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान ने जबरदस्त काम किया है। पहले पंजाब में गैंगस्टर्स को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता था, पहले की सरकारों ने गैंगस्टर्स को पाला हुआ था, लेकिन भगवंत मान की सरकार ने ड्रग माफिया, क्रिमिनल माफिया के खिलाफ एक्शन किया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिखा दिया कि जो भी भारत मां की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने यह दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं,
भारत माता से प्यार करते हैं, और अगर कोई भारत माँ के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ज़रूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। दो मुख्यमंत्री बोले, लेकिन ये नहीं बताया कि अमृतपाल सिंह कैसे भाग गया, पुलिस की गिरफ्त में अब तक क्यों नहीं आया और वो कब पकड़ा जाएगा। केजरीवाल ने पहले की सरकारों पर सवाल उठाए तो कांग्रेस के नेता भी बोले, क्योंकि इससे पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अमृतपाल सिंह तो पिछले साल ही पंजाब आया था और तब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी थी। पवन खेड़ा ने कहा कि अमृतपाल सिंह को इतना बड़ा किसने बनाया। पंजाब के बॉर्डर इलाकों में 50 किलोमीटर तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, तो फिर यह सब क्यों होने दिया गया। ये स्थिति कोई आज तो बनी नहीं, कई महीनों से स्थिति बन रही थी। वो लगातार वीडियो निकाल रहे थे, हम और आप सब वो वीडियो देखते थे, सार्वजनिक पटल पर हैं वो वीडियोस। ये होने क्यों दिया गया? राज्य सरकार ने क्यों होने दिया? केंद्र सरकार ने क्यों होने दिया? बॉर्डर से 50 किलोमीटर से कम में है उनका केंद्र, तो वहां तो बीएसएफ भी है, केंद्र की भी वहां निगरानी रहती है। फिर ये सब कैसे हुआ संभव कि स्थिति यहां तक आ गई कि फिर से आज लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेट बंद हो रहा है, लोगों को आवाजाही कई जगह नहीं हो पा रही और एक तनाव का माहौल है। तो ये माहौल यहां तक क्यों आने दिया? आज केजरीवाल का यह कहना कि जो भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कांग्रेस ने जो सवाल उठाया वो भी इंपॉर्टेंट है। अमृतपाल पंजाब में कब आया? उसे इतना बड़ा किसने बनने दिया? सवाल तो आज हाईकोर्ट ने भी पूछा कि इतने सारे पुलिस वालों के बीच से एक आदमी कैसे भाग गया। क्या वजह थी कि 80,000 पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ नहीं पाए? यह सवाल पंजाब पुलिस की क्षमता पर नहीं है, यह इशारा राजनीतिक इच्छा शक्ति की तरफ है। आज भगवंत मान और केजरीवाल कह रहे हैं कि जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसे सबक सिखाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब अमृतपाल सिंह ने थाने पर हमला किया, पुलिस वालों को घायल किया, उनका खून बहाया, पुलिस को अमृतपाल के साथी को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके बाद भी पंजाब सरकार क्यों सोती रही? इस घटना के बाद भी अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक्शन लेने में 1 महीने का वक्त क्यों लगा? यह कोई सीक्रेट नहीं है कि पिछले 7 महीने से अमृतपाल अंडरग्राउंड होकर तो काम नहीं कर रहा था। वो खुलेआम सभाएं करता था, खुलेआम खालिस्तान की बात करता था, खुलेआम पर्चे बांटता था, पोस्टर लगाता था, खुलेआम नौजवानों को भड़काता था। तब पंजाब सरकार को भारत माता के खिलाफ लगने वाले नारे क्यों नहीं सुनाई दिए? तब पंजाब सरकार को खालिस्तान की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? ये वो सवाल है जिनके जवाब तो देने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त सवाल जवाब का नहीं है। इस वक्त देश के दुश्मन अमृतपाल को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है और पंजाब की सरकार को, पंजाब की पुलिस को सबसे ज्यादा ताकत इसी बात पर लगानी चाहिए। आज पंजाब में कई लोगों से मेरी बात हुई है, सबने कहा कि पंजाब में हालात नॉर्मल हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि पंजाब के लोग देशभक्त हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं और कभी नहीं चाहेंगे कि देश का कोई दुश्मन अब पंजाब में सिर उठा पाए। लेकिन मुश्किल यह कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक दूसरे की पीठ ठोकने में बिजी हैं। भगवंत मान की तारीफ करने के बाद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए दिल्ली का बजट रोक रही है। तो असल में हुआ यह कि दिल्ली सरकार का बजट आज पेश होना था, हो नहीं पाया। हालांकि दिल्ली के बजट पर होम मिनिस्टर ने कुछ ऑब्जेक्शंस किए थे, केजरीवाल सरकार से सफाई मांगी थी, वक्त पर जवाब नहीं मिला, इसलिए बजट को मंजूरी नहीं मिल पाई और आज बजट पेश नहीं हो सका। हालांकि कल देर रात दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के सवालों के जवाब दिया और रात में ही एलजी ने बजट को मंजूरी दे दी थी। अब केजरीवाल सरकार अपना बजट असेंबली में कल पेश करेगी।
लेकिन इस बात को केजरीवाल ने बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी, कहा कि प्रधानमंत्री दिल्ली वालों से नाराज क्यों हैं। देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है, प्लीज दिल्ली का बजट मत रोकिए। केजरीवाल ने कहा कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बजट पास कर दीजिए। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अरविंद केजरीवाल असेंबली में पहुंचे और फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी किया। असल में केंद्र सरकार ने पूछा था कि दिल्ली के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कम क्यों किया गया, उसके कंपैरिजन में विज्ञापन का बजट क्यों बढ़ाया गया, डीटीसी और जल बोर्ड घाटे में है तो फ्री वाली सुविधा क्यों दी जा रही है, सब्सिडी के लिए 1000 करोड़ का लोन इन संस्थाओं को क्यों दिया जा रहा है, केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का फायदा दिल्ली की जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा। इस तरह के 4 ऑब्जेक्शन थे जिन पर जवाब नहीं मिला तो बजट को मंजूरी देने में देर हुई। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने विज्ञापन के बजट को नहीं बढ़ाया, केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। केजरीवाल ने कहा कि असली दिक्कत यह है कि बीजेपी दिल्ली में बार बार आम आदमी पार्टी की जीत बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसीलिए किसी न किसी बहाने दिल्ली सरकार को काम करने से रोका जाता है। बजट के अंदर 20,000 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, 500 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे है। अब ये 520,000 से ज्यादा होता है, ये तो हमने नहीं सुना था। सेम टू सेम बजट हमने कोई चेंज करके नहीं भेजा, जो बजट में लिखा था उसी में से 4 लाइनें कोट कर करके भेज दी। आज एलजी साहब ने भी कल रात को 10:30 बजे लिख दिया अप्रूव्ड। यार ये क्या है यार, तो पहले ही अप्रूव कर देते, क्या जरूरत थी। वो कह रहे थे मेरे सामने झुको, मेरे पैर पकड़ो, आपके सामने झुक गया ऐसा। आप ही प्रभु हो, आप ही सब कुछ हो। अपील है, प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी हम काम करना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई हमारे बस की बात नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं। राजनीति में हम लड़ने के लिए नहीं आए, हमें राजनीति करनी नहीं आती। इस रोज रोज की लड़ाई से कुछ नहीं निकल रहा। उनको तकलीफ ही है कि दिल्ली में बार बार आम आदमी पार्टी क्यों जीत रही है। उनको तकलीफ ही है कि बार बार दिल्ली में बीजेपी क्यों हार रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली जीतना चाहते हो तो मैं आज आपको मंत्र देता हूं दिल्ली जीतने का। दिल्ली जीतने के लिए आपको दिल्ली के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। ये रोज रोज लड़ाई झगड़े करने से दिल्ली वाले आपको वोट नहीं देने वाले। अब केजरीवाल ने जो फिगर सामने रखी उनको एक बार देख लेते हैं। ये सब जानते हैं कि 20,000 करोड़ कम होता है या 500 करोड़, लेकिन केजरीवाल ने बात घुमा दिया। असल में ऑब्जेक्शन ये था ही नहीं, ऑब्जेक्शन ये था कि 78,880 करोड़ के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 20,000 करोड़ से भी कम क्यों रखा गया। पिछली बार विज्ञापन का बजट 511 करोड़ था, बाद में उसे रिवाइज करके 272 करोड़ किया गया, तो फिर इस साल 557 करोड़ का 557 करोड़ का बजट विज्ञापन पर क्यों रखा गया। केजरीवाल ने इन सवालों को दिल्ली सरकार को परेशान करने का तरीका बताया, लेकिन बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने कहा केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली के बजट को मंजूरी मिलने में देरी नहीं हुई। केजरीवाल ने जानबूझकर ड्रामा किया, जवाब देने में देर की और इल्जाम केंद्र सरकार पर लगा दिया। ये 17 तारीख को चिट्ठी एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 17 तारीख को चिट्ठी मिल गई थी दिल्ली सरकार को, 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है। अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 18 तारीख को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 19 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 20 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन दबा के बैठते हैं और 20 तारीख को 9:30 बजे रात को ये चिट्ठी भेजते हैं। 20 तारीख को 9:30 बजे चिट्ठी भेजते हैं और 10 बजे एलजी साहब ने हस्ताक्षर कर दिए। देखिए, नन ऑफ दीज, जो भी रिकमेंडेशन एलजी देते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है,
यहां पर कोई राजाधिराज नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो सही है, मुझसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, भैया आप इतने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो, करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ये सवाल पूछने में क्या हर्ज है, आप उसमें उत्तर दे देते। तो स्वाभाविक रूप से ड्रामा ड्रामा ड्रामा। ये अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है। वो बजट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, इट इज ड्रामा। आज सुबह तक तो ये कहा जा रहा था कि जैसे केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के बजट को दबाकर बैठ गई है, जानबूझकर मंजूरी नहीं दे रही है। केजरीवाल की पार्टी के नेता दावा कर रहे थे कि दिल्ली सरकार ने 10 मार्च को ही बजट का पूरा ड्राफ्ट मंजूरी के लिए एलजी के थ्रू केंद्र सरकार के पास भेज दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने जानबूझकर मंजूरी देने में देरी की, इसलिए आज बजट पेश नहीं हो सका। लेकिन अब यह बात सामने आई है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से 17 मार्च को ही दिल्ली पर जो ऑब्जेक्शन थे वो दिल्ली सरकार को भेज दिए गए थे। अरविंद केजरीवाल ने कल रात 9 बजे केंद्र को जवाब भेजा, उसके 1 घंटे के भीतर बजट को मंजूरी मिल गई। एलजी के बजट पर दस्तखत हो गए। क्योंकि सारी बातें सरकारी फाइलों में वक्त के साथ दर्ज हैं, इसलिए इनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने नया तर्क दिया। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि होम मिनिस्ट्री ने जानबूझकर ऑब्जेक्शंस दिल्ली सरकार को न भेजकर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भेजे थे। चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र सरकार के इशारे पर फाइल अपने पास दबाकर रखी। कल शाम को चीफ मिनिस्टर को इसके बारे में बताया गया और अरविंद केजरीवाल ने तो सिर्फ 3 घंटे में सारे के सारे जवाब दे दिए। हमारा बजट 10 तारीख को तैयार होके एमएचए को भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार को हमने 10 मार्च को भेज दिया, 11 दिन पहले भेज दिया, और एमएचए से कुछ क्वेरीज लगा के उसको 17 तारीख को वापस भेजा केंद्र सरकार ने। किसको भेजा? वित्त मंत्री को नहीं भेजा, मुख्यमंत्री को नहीं भेजा, मुख्य सचिव नरेश कुमार जी को भेज दिया। कल यानी कि 20 तारीख को शाम को 6 बजे जब एक खबर चल पड़ी कि दिल्ली का बजट अब तक केंद्र सरकार ने रोक दिया है, तब मुख्य सचिव 6 बजे जो है वित्त मंत्री को कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से रुकावटें आ गई हैं। क्यों नहीं दिखाया गया वित्त मंत्री को पहले? इतना बड़ा षड्यंत्र मुख्य सचिव किसके कहने पे कर रहे हैं? रात को 6 बजे पता चला, वित्त मंत्री ने तुरंत उसका जवाब बनाया, मुख्यमंत्री जी ने 9 बजे तक फाइल देखी और वो एजी साहब को सौंप दी। रात को 3 घंटे का काम था, जिसके लिए 3 दिन तक मुख्य सचिव छुपा के बैठे रहे। ये तो बहुत शर्म की बात है। ये केंद्र के इशारे के बिना तो संभव नहीं है। बजट को लेकर हंगामा दिल्ली विधानसभा में भी देखने को मिला। बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पर गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों की दलील थी कि दिल्ली के बजट की मंजूरी के बिना उसे पेश करने की तारीख की घोषणा नहीं की जाती। केजरीवाल ने बिना अप्रूवल के तारीख की घोषणा कैसे कर दी? विजेंद्र गुप्ता ने इसे लेकर विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। तारीख की घोषणा कर दी। विजेंद्र गुप्ता के नोटिस को विधानसभा स्पीकर ने खारिज कर दिया और उन पर सदन का वक्त बर्बाद करने का आरोप लगाया। विजेंद्र गुप्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। सदन में बीजेपी के साथ बाकी विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर ने विजेंद्र गुप्ता को मार्शल से कहकर बाहर निकलवा दिया, जिसके बाद बीजेपी के बाकी विधायक भी वॉकआउट कर गए। सदन जब दोबारा शुरू हुआ तो आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने विजेंद्र गुप्ता पर सदन को बार बार डिस्टर्ब करने का आरोप लगाकर उन्हें सदन से 1 साल तक बाहर रखने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव पास हो गया। अब अगले बजट सत्र तक विजेंद्र गुप्ता सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। दिल्ली में बजट पेश करना हो, मेयर का इलेक्शन होना हो, अफसरों का अपॉइंटमेंट हो, लॉयर्स का अपॉइंटमेंट हो, हर बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तलवारें तो खिंचती हैं। और केजरीवाल मोदी सरकार पर दिल्ली के लोगों को परेशान करने का इल्जाम लगाते हैं। इसके पीछे कारण सिर्फ एक है। केजरीवाल ये मानने को तैयार नहीं कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है। झगड़ा सिर्फ इसी बात का है।
वरना ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा गया। हर साल दिल्ली सरकार एलजी के जरिए होम मिनिस्ट्री को दिल्ली का बजट भेजती है। होम मिनिस्ट्री मंजूरी के बाद एलजी के दस्तखत होने के बाद बजट असेंबली में पेश किया जाता है। इससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल 8 बार दिल्ली का बजट केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज चुके हैं। हर बार मोदी की सरकार ने मंजूरी दी, कोई हंगामा नहीं हुआ। सिर्फ इसी बार मंजूरी में देरी क्यों हुई? असल में केंद्र सरकार और केजरीवाल की सरकार के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, शक करते हैं, और जब भरोसा नहीं होता तो सामने वाले की सांस भी गर्म लगती है। इसी तरह के विश्वास की कमी पार्लियामेंट में भी है। यहां भी सरकार और विरोधी दलों को एक दूसरे की नीयत पर शक है। इसलिए आज भी संसद में हंगामा हुआ, आज भी कोई काम नहीं हो पाया। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद आज विरोधी दलों ने अडानी के सवाल पर जेपीसी की मांग को लेकर अपने विरोध का स्तर थोड़ा ऊंचा कर दिया। अब तक पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के भीतर हाउस में हंगामा होता था। आज विरोधी दलों के नेता पार्लियामेंट की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। कई विरोधी दलों के नेताओं ने संसद भवन की पहली मंजिल पर खड़े होकर नारेबाजी की, बड़े बड़े पोस्टर लगाए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर बैनर लटकाए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा विरोधी दल हर तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, उनकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसी भी तरह सरकार उनकी बात सुने, जेपीसी का गठन करे। लेकिन सरकार ने विपक्ष के इस प्रोटेस्ट को घटिया राजनीति करार दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी दलों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आरोप लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए वो ये तमाशा कर रहे हैं जिससे विपक्षी दल हेडलाइन में बने रहे। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस की अगुवाई वाले इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बना ली। टीएमसी के सांसदों ने अडानी मामले को लेकर अलग से प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद विजय चौक पर पोस्टर, बैनर और तख्तियां लेकर जमा हुए। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने जेपीसी बनाने के बजाय अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की। सुदीप बंदोपाध्याय ने मांग की इस घोटाले में अडानी के साथ साथ अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाली सरकारी कंपनियों के अफसरों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। आज हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने ये प्रतिवाद में शामिल हुए। हम लोग क्या चाहते हैं ये इस पे लिखा हुआ है, अरेस्ट अडानी, क्योंकि देश को आम जनता की लाखों करोड़ों से ज्यादा रुपया जो एसबीआई और एलआईसी के ऊपर उन्होंने संचित करके रखते हैं वो अडानी को पास चले गए। और ये कैसे गए ये विषय में चर्चा होना, प्रधानमंत्री को लोकसभा में आके ये विषय पर व्याख्या करना ये नहीं होता है। हम लोगों ने नारा दिया प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो। क्यों ये चुप्पी? सारे देश का 1 लाख कोई 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया आम जनता के रुपया, इसीलिए तो हम लोग आवाज तुलते हैं अडानी को गिरफ्तार करो। और अडानी को नहीं, उनको साथ जो एलआईसी चेयरमैन, जो एसबीआई चेयरमैन ये रुपया दे दिया, सेबी का चेयरमैन, ये सबको कस्टडी में लेना चाहिए। इससे पहले हंगामा संसद के भीतर भी हुआ। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दोनों सदनों की सभी पार्टियों के नेताओं की अलग अलग मीटिंग बुलाई। कांग्रेस लोकसभा स्पीकर की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में तो शामिल हुई, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन की मीटिंग का कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। हालांकि दोनों मीटिंग्स में कोई नतीजा नहीं निकला। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर जेपीसी के गठन पर कायम है। कांग्रेस चाहती है कि सरकार की तरफ से राहुल गांधी पर इल्जाम लगाए गए हैं, इसलिए राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया, इसलिए पहले राहुल बिना शर्त माफी मांगे। सदन के बाहर भी बीजेपी ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी से माफी मंगवा कर ही रहेगी। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी आज के दौर के मीर जाफर हैं, वैसे शहजादे हैं जो नवाब बनने के लिए बेकरार हैं। संबित पात्रा ने कहा ऐसे लोगों को देश माफ नहीं करेगा, उन्हें माफी तो मांगनी ही होगी।
मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा, मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। इट वुड नॉट बी एन एबरेशन टू से दैट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। हम मंगवा के ही रहेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, इसी प्रकार से राहुल गांधी एरोगेंटली कह रहे थे 2019 में कि सुप्रीम कोर्ट में हम माफी नहीं मांगेंगे राफेल के केस में। कान पकड़ करके मौखिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। आई एम सॉरी, आई रिग्रेट। ये राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई उससे सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं, केवल मौखिक रूप से कहने से कि आई रिग्रेट यह उचित नहीं होगा, आपको एक एफिडेविट सबमिट करके क्षमा याचना करनी होगी। और देश की राजनीति में राहुल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडेविट सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर कहा तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी के नेताओं को जयचंद कह दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि शाह और शहनशाह दोनों जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी मोदी के दोस्त पर जवाब मांग रहे हैं, इससे बीजेपी घबरा गई है और रोज नए ड्रामे कर रही है। वैसे ये ड्रामा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का? कि ये ड्रामा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दोस्त के कारनामों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं और घबराई हुई भाजपा रोज नया नया शिगुफा छोड़ रही है, रोज आपका ध्यान बंटवाने की कोशिश कर रही है, रोज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, रोज सवालों से बचने की कोशिश कर रही है और ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि संसद में प्रधानमंत्री बैठे हों और राहुल गांधी खड़े होकर फिर से अदानी जी का नाम ले लें। यह घबराहट है। असली ड्रामा जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। हम फिर जानना चाहते हैं आप जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रहे। हम फिर जानना चाह रहे हैं कि आप जब राहुल गांधी गौतम अदानी का नाम लेता है संसद में, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब नाम लेते हैं, तब आप वो शब्द क्यों एक्सपंज कर देते हैं, तब क्यों आप कार्रवाई से वो शब्द निकाल देते हैं। लोकतंत्र के जयचंद बनना है, बनिए। फिर ये मत कहिएगा बाद में कि ये इतिहास में फिर हमें जयचंद क्यों कहा जा रहा है। इतिहास में आपको जयचंद ही कहा जाएगा अगर आप इस तरह से अपने दोस्त को ज्यादा तवज्जो दोगे और देश को नहीं दोगे। भारत के इतिहास में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर का नाम गद्दारी के सिंबल के रूप में लिखा गया है। मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया, अंग्रेजों से जाकर मिल गए, नवाब सिराजुद्दौला की जान गई और मीर जाफर को गद्दारी का नाम नवाबी के रूप में मिला। इसीलिए आज जब बीजेपी ने राहुल गांधी को मीर जाफर से कंपेयर किया तो कांग्रेस के लोग इतने नाराज हो गए कि बीजेपी के नेताओं को जयचंद बता दिया। सियासी दलों की जुबानी जंग से पार्टियों को सियासी फायदा हो सकता है, लेकिन जनता का फायदा तभी होगा जब पार्लियामेंट में जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल इसके आसार कम नजर आते हैं क्योंकि विपक्ष को आज एक और मुद्दा मिल गया। आज खबर आई कि पंजाब नेशनल बैंक का 13,500 करोड़ लेकर विदेश भागे मेहुल चोकसी के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था उसे इंटरपोल ने रद्द कर दिया है। आज पता लगा कि इंटरपोल की वेबसाइट पर मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस अवेलेबल नहीं है। मेहुल चोकसी 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है, देश से भागा हुआ है। उसने कैरिबियाई मुल्क एंटीगा में पनाह ले रखी है।
मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने 2018 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के कारण दुनिया के 195 देशों में उस पर निगाह रखी जा रही थी। मेहुल चोकसी ने रेड कॉर्नर नोटिस के खिलाफ इंटरपोल में अपील की और आरोप लगाया था कि भारत के खुफिया एजेंटों ने उसे एंटीना से किडनैप करके डोमिनिका ले जाने की कोशिश की। मेहुल ने इंटरपोल से कहा था कि उसकी सेहत खराब रहती है और अगर उसे जबरदस्ती भारत भेजा गया तो वहां उसकी जान को खतरा हो सकता है। मेहुल चोकसी की दलील को मानकर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष ने यहां इसे मुद्दा बना लिया। सबसे पहले राहुल गांधी और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया कि सरकार विरोधियों के पीछे ईडी सीबीआई को लगा रही है और देश लूटने वालों को विदेश में आराम से रहने का इंतजाम करवा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी का विदेश में एक संगठन है जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। अब मेहुल चोकसी उसके मेंबर बन जाएंगे। एक संस्था चलती है विदेशों में, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। मेहुल चोकसी भी शायद उसी संस्था का हिस्सा बन जाएंगे अब, क्योंकि ये दोस्त जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहले तो देश को लूटते हैं, तब आंख बंद हो जाती है साहब लोगों की, फिर वो देश छोड़कर भागते हैं, तब आंख कान मुंह सब बंद हो जाता है साहब लोगों का, फिर वो बच जाते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस से उनका नाम खत्म हो जाता है। देखिए अब क्या क्या बंद होता है। मेहुल चोकसी के मुद्दे पर ममता भी बोली। ममता बनर्जी ने कहा कि अडानी से लेकर मेहुल चोकसी तक सारे कारोबारी मोदी के दोस्त हैं। मोदी सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के पैसे के लिए काम कर रही है। 13,000 crore fraud. Because the country, only few people are running. Bank is totally penniless, not giving money to the 100 days job, but which people have collected lots of funds. LIC became zero, State Bank became zero. Now Adani to Mehul, they are get friends. Only BJP government is working for them, and that is their minus PRP, I am telling you, and there will be zero for them. मेहुल चोकसी के सवाल पर जब सरकार से सवाल पूछे गए तो सीबीआई ने बयान जारी करके सफाई दी। सीबीआई ने कहा कि इंटरपोल ने नवंबर 2022 में ही मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया था और अब रेड कॉर्नर नोटिस की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए मदद से किसी भगोड़े अपराधी का पता लगाने में आसानी होती है। लेकिन सीबीआई को तो पहले ही पता है कि मेहुल चोकसी एंटीगा में है। इसके बाद सीबीआई ने इसी बयान में यह भी कहा कि सरकार मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए एंटीगा और बरबुडा की सरकार से बात कर रही है। सीबीआई के अफसर इंटरपोल के संपर्क में हैं, जिससे मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस फिर से जारी करवाया जा सके। अब सीबीआई के बयान में कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। अगर मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की जरूरत ही नहीं है तो फिर दोबारा नोटिस जारी करवाने की कोशिश क्यों हो रही है? और अगर रेड कॉर्नर नोटिस जरूरी है तो फिर उसे रद्द क्यों होने दिया गया? कुल मिलाकर इस मामले में सीबीआई को अपनी गलती माननी चाहिए और जो गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गलतियां जांच एजेंसियां करती हैं, अफसर करते हैं और इल्जाम सरकार को भुगतने पड़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो अगले हफ्ते कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिन के धरने पर बैठेंगी। ममता का इल्जाम है कि केंद्र सरकार जानबूझकर पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। बंगाल को बजट में कुछ नहीं दिया गया, अब बंगाल की योजनाओं को पैसा नहीं दिया जा रहा। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक मनरेगा का पैसा नहीं दिया है, कई हाउसिंग और रोड प्रोजेक्ट्स का फंड रोक दिया गया है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कहा इन प्रोजेक्ट्स के 100 दिन के काम का 7,000 करोड़ रुपए बकाया है जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो केंद्र सरकार के इस रवैये के विरोध में 29 और 30 मार्च को धरने पर बैठेंगी। मेरा इम्पोर्टेंट चीज अभी जो है कि सेंट्रल हमको जो वंचित कर रहा है, 100 दिन का काम का पैसा नहीं दिया। अभी भी बजट में देखो बंगाल इज जीरो। सीबीआई থেকে ইডি এজেন্সি सीबीआई ডিরেক্টর এখন বিকেম বিজেপি লোকাল প্রেসিডেন্ট বা লোকাল লিডার যারা, আর ইডিরও প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে ওরা।
এইভাবে দেশ চলছে, এইভাবে দেশ চলতে পারে না। আমি 100 দিনের কাজ, গরিব মানুষের কাজ, আমি চিরকাল গরিব মানুষের জন্য লড়াই করেছি। लोगों को गैस खरीदने पड़ता है। सब इशू लेके मैं खुद धरना में बैठेंगे और 29 तारीख को 12 बजे 29 तारीख चलेगा, 30 तारीख भी चलेगा। 30 तारीख को रात में इसको समाप्त करेंगे, बाद में फिर करेंगे। ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने। निशीथ प्रामाणिक ने कहा कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार से पैसों की डिमांड तो करती हैं, लेकिन पैसों का हिसाब नहीं देती। ममता नियमों के मुताबिक खर्चे का हिसाब भेजे तो बाकी पैसा तुरंत मिल जाएगा। ममता दीदी को पहले ये सोचना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। जब केंद्र किसी प्रोजेक्ट के लिए स्टेट को पैसा देते हैं तो उसका हिसाब भी टाइम टू टाइम देना चाहिए। जब उसका यूसीस नहीं आएंगे, जब उसका हिसाब नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा केंद्र को कि वो जो फंड्स स्टेट को दिया गया है वो सही इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ है या नहीं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ममता में बंगाल में जो यूथ्स अभी लगभग 1 साल से भी स्कैम हुए हैं, इसके बारे में पहले जवाब दे। और बंगाल में जो जितना भी सरकारी जो टॉप पहले जवाब दे। वो जो धरने पे बैठे हैं उन लोगों के साथ पहले बात करके उन लोगों का सही ढंग से वो स्टेट को चला रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस भी ममता के खिलाफ है। ममता बनर्जी के धरने के ऐलान को कांग्रेस ने सियासी की कमी का रोना रोने के बजाय अपनी सरकार के करप्शन को खत्म करें। में जा रहे हैं। सारे बंगाल में घोटाला और धांधली बंगाल की हर कोने में आज चर्चा का मुद्दा बन गए। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो गृह निर्माण हो, के अंदर त्राही त्राही मच चुके हैं प्रताड़ित होने की शिकायतों को लेकर। लोग कहते हैं कि हम प्रताड़ित हो चुके हैं क्योंकि 70 छीन के अपना जेब भरवाया। जब से ममता बनर्जी ने यह कहा है कि अगर विपक्षी दलों का लीडर राहुल गांधी को बनाया गया तो मोदी की जीत पक्की है, उसी दिन से कांग्रेस ने यह इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि ममता बनर्जी मोदी के प्रति सॉफ्ट हो रही है। इसी परसेप्शन को ठीक करने के लिए ममता ने धरने का प्लान बनाया। अब आने वाले दिनों में मोदी सरकार के प्रति ममता का रुख और सख्त दिखाई देगा। आज राजस्थान असेंबली में राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ। इस बिल के खिलाफ डॉक्टर्स 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी भी इस कानून के खिलाफ है, लेकिन अशोक गहलोत ने इस बिल को पास करवा लिया। अशोक गहलोत का दावा है कि अच्छा इलाज मिले यह नागरिक का हक है, इसका विरोध करना गलत है। गहलोत ने कहा कि सरकार हर व्यक्ति का इंश्योरेंस करवाएगी, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें किसी का इलाज करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार जो कानून लाई है उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किसी भी मरीज का फ्री इलाज करना होगा। अगर किसी मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना है तो हॉस्पिटल को मुफ्त में एम्बुलेंस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इमरजेंसी में किसी ने इलाज से इनकार किया तो कानून के तहत 10 से 25 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। इलाज से इनकार करने वाले हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द होने का भी प्रोविजन है। इस कानून के खिलाफ डॉक्टर्स ने आज भी जयपुर में प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से डॉक्टर्स की झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि सरकार का मकसद जनता को राहत देना नहीं, चुनावी फायदा उठाना है, इसलिए वो इस कानून का विरोध करते रहेंगे। लड़ाई लड़ी डॉक्टरों ने, मुद्दे थे मरीजों के लिए। आना तो मरीजों को और आम जनता को चाहिए था, लेकिन आम जनता तो सो रही है क्योंकि उनको लॉलीपॉप दी जा रही है कि सरकार के द्वारा कि आपको फ्री का एक हेल्थ का बिल मिलेगा। सरकार की फ्री की हेल्थ की योजना तो पहले से चालू है स्टेट में, ये आमजन को समझना होगा।
और सरकार किस तरीके से अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए एक लॉलीपॉप देके पब्लिक को एक फ्री की योजना की और कहानी सुना करके किस प्रकार के उनका शोषण करेगी, ये सारे लोगों को पता चल चुका है राजस्थान की धरती पर। इंस्पेक्टर राज के बहाने डॉक्टरों से हफ्ता वसूली शुरू करने का एक काम शुरू किया जाए, और जब डॉक्टरों से हफ्ता वसूली शुरू की जाएगी तो उसका असर तो मरीज पे ही पड़ना, ये लाजमी है। हम अब कफन अपने सर पे बांध के बैठे हैं, आम जन की लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। सरकार हमें जेल में डालना चाहे तो हम जेल में डाल दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने डॉक्टर्स के विरोध को गलत बताया। गहलोत ने कहा कि कानून को लाकर सरकार ने डॉक्टर से बात की थी, उनकी कई मांगों को भी सरकार ने मान लिया है, इसके बाद भी डॉक्टर्स क्यों विरोध कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम। डॉक्टर्स हमारे भगवान का रूप मानते हैं सब लोग इनको, तो उसी रूप में इनको आगे आके सेवा का काम करना चाहिए। पता नहीं बात अच्छी हो रही थी, इनकी कुछ मांगे थी, सरकार ने इनकी सब मांगों को स्वीकार कर लिया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस लेवल पर सब इनकी बातचीत पूरी हो गई। इनके कुछ करेक्शन करने थे मांगों वो उन्हें कर दिए। उसके बाद में अचानक ही क्या हुआ कि ये तमाम लोग वापस सड़कों पे आ गए, वो नहीं आना चाहिए था। अभी मैं अपील करना चाहूँगा कि ये बिल जो है उनके भी हित में है, पब्लिक के हित में है, और सबको मिलके मैं समझता हूँ कि इसका वेलकम करना चाहिए। राइट टू हेल्थ को लेकर राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत की नीयत तो ठीक दिखाई देती है, लेकिन नीति बनाने में शायद कहीं गड़बड़ है। कोई भी सरकार प्राइवेट डॉक्टर्स को इलाज के लिए मजबूर कैसे कर सकती है? सरकार का कहना है कि कानून में सिर्फ यह कहा गया कि इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे की कमी के कारण इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता। मुफ्त में इलाज की बात नहीं की गई है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सारे मरीज इमरजेंसी सिचुएशन में ही आएंगे, यही बताएंगे। ऐसे में सबका मुफ्त इलाज करना कैसे संभव होगा? मुझे लगता है कि सबको अच्छा इलाज मिले, सस्ता इलाज मिले, इसका इंतजाम करना सरकार का काम है, लेकिन डॉक्टर्स को इसके लिए मजबूर करना भी सही रास्ता नहीं है। राजस्थान की सरकार आयुष्मान भारत की योजना से सीख सकती है, जहां इंश्योरेंस के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इलाज के बदले पैसा दिया जाता है, लेकिन इसमें वही हॉस्पिटल शामिल होते हैं जो पहले से एम्पेनल्ड है। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। इमरान खान को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े 2 मामलों में इमरान खान को प्रोटेक्टिव जमानत दी थी। ये दोनों मामले पिछले हफ्ते इस्लामाबाद की कोर्ट में इमरान खान की पेशी के दौरान जो हंगामा हुआ उससे जुड़े हैं। आज इमरान ने कोर्ट को बताया कि वो अदालत में गुपचुप तरीके से छुपकर आए हैं, क्योंकि उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात है और सरकार उन्हें कोर्ट पहुंचने से पहले रोकना चाहती है। इमरान खान को आज जब कोर्ट में लाया गया तब उनके समर्थकों ने उनकी इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ कवर लगा दिया था। इमरान खान ने कहा कि उन्हें किसी भी मामले में कोर्ट में पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदालत में उनकी पेशी के दौरान सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी तरह की अफरा तफरी ना हो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। इमरान खान के खिलाफ पिछले 11 महीने में करीब 100 केस दर्ज हो चुके हैं। इमरान को एक केस में राहत मिलती है तो दूसरे में समन मिल जाता है। लगता है इमरान खान की मुश्किलें इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।